मूवी की स्टार्टिंग एक एक्सॉर्सिज्म क्लिप से होती है, जहां एक मासूम छोटी बच्ची पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था और उसकी क्लिप टीवी पे चल रही थी। कोई भी डीमन जब किसी इंसान को पजेस करता है तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस, यानी कि मौजूदगी, वो अपने होने का एहसास इंसान को कराता है। सेकेंड इज एफ्लिक्शन, इसमें डीमन इंसान की बॉडी में एंटर होकर उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने लगता है, वो उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर नियंत्रण करने लगता है। लास्ट और सबसे खतरनाक स्टेज होती है द एसेंट, इसमें विक्टिम खुद को पूरी तरह से डीमन को सौंप देता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है और डीमन को अपनी ही सोल का एक पार्ट बना लेता है, यानी कि अपनी आत्मा में पूरी तरह से मिला लेता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जॉयल नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कार गैराज में काम कर रहा था और उसे एक शैडो दिखाई देती है जहाँ वो अपनी पिल्स निकालता है और खा लेता है, जिसके बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। जॉयल को स्कल्पचर बनाने का बहुत शौक था, बट वो नॉर्मल नहीं होते थे बल्कि डरावने और खतरनाक दिखते थे। वो अपने घर जाता है और वहाँ अपनी बेटी मैसन से मिलता है। उसका ख्याल रखने के लिए उसने कैसी नाम की एक बेबी सिटर को रखा हुआ था, जो कि काफी अच्छी लड़की थी और वो कहीं न कहीं जॉयल को काफी पसंद भी करती थी। तो दोस्तों हुआ ये था कि जॉयल की वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो सिंगल फादर था और अपनी बेटी से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। फिर जहाँ रात के टाइम जॉयल अपने बेटे मैसन को उसके टॉय कैंपर के साथ में सुलाकर नीचे आता है और वही अपनी डरावनी सी प्रतिमाएं बनाने लग जाता है, बट तभी अचानक से उसे मैसन के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जैसे ही चेक करने के लिए जाता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ मैसन तो आराम से सो रहा था लेकिन उसका टॉय कैंपर वहाँ खड़ा हुआ था जिसकी एक आंख गायब थी और ये उसे काफी अजीब लगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और एक जेल की तरफ फोकस करता है जहाँ फादर लैम्बर्ट रिहा हो रहे थे। ये वही इंसान थे दोस्तों जो मूवी के स्टार्टिंग में उस बच्चे पे एक्सॉर्सिज्म कर रहे थे, बट उस एक्सॉर्सिज्म में बच्चे की एक्सीडेंटली मौत हो जाती है, जिस कारण से फादर को जेल हो गई थी और लोग वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। फादर को लेने के लिए उनके साथ ही फादर माइकल आते हैं, जहाँ वो लोगों का प्रोटेस्ट देखते हुए उन्हें सलाह देते हैं कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, उन्हें लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि फादर लैम्बर्ट को पादरी के पद से हटा दिया गया है। अपने चारों ओर अजीब अजीब से डरावने क्रिएचर्स दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जॉयल अपनी डॉक्टर के साथ में था जिसका नाम माया है। फिर जहाँ ये पता चलता है कि जॉयल को स्क्रेजोफेनिया नाम की एक बीमारी है, जो कि गाइस एक प्रकार की मानसिक बीमारी होती है, जिसमें जॉयल को शैडो फिगर दिखती हैं और कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही उसे वास्तविकता को पहचान पाने में असमर्थता होती है। सो इसका इलाज वो डॉक्टर माया से करा रहा था और इसलिए वो अपने साथ में कैमरा रखता है ताकि पिक्स क्लिक करके वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क पता कर सके। और वहाँ वो डॉक्टर माया को एक पेमेंट रिसिप्ट देकर ये प्रूफ दिखा रहा था कि जब भी वो काम पे जाता है या कहीं भी बाहर जाता है, हमेशा ही एक बेबी सिटर उसके बेटे मैसन के साथ में रहकर उसका ध्यान रखती है, क्योंकि माया डॉक्टर के साथ साथ एज अ मेडिकल ऑफिशियल बार बार ये चेक कर रही थी कि इस बीमारी के बाद भी क्या जॉयल अपनी बेटी का ख्याल अच्छे से रख पा रहा है या नहीं, वरना गवर्नमेंट मैसन की कस्टडी उसे छीन लेगी। वहीं दूसरी तरफ फादर लैम्बर्ट माइकल के साथ में उनके घर में थे, जहाँ वो उन सारी टेप को देखने वाले थे जिसमें एक्सॉर्सिज्म के टाइम पे उस बच्चे की मौत हो गई थी, क्योंकि स्टिल कुछ ऐसी अदृश्य चीजें थी जिनके बारे में वो जानना और समझना चाहते थे। फिर जॉयल मैसन को डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ उसके नीचे ना आने पे जब वो उसे जाकर चेक करता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि मैसन वहाँ पे किसी से बात कर रहा था लेकिन वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। फिर जब जॉयल इन सब चीजों के बारे में उसे पूछता है तो वो कहता है कि पापा उसे गुस्सा आ जाएगा, उसके बारे में कुछ भी मत कहना। और जैसे ही जॉयल चेक करने के लिए रूम के अंदर जाता है, उसे वहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई मिलती है और ये एहसास होता है कि वहाँ पे कोई है। फिर जहाँ मैसन उसके पीछे से आता है और वो भी ये कहता है कि यहाँ पे कोई है और वो उसे शांत कराते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर नेक्स्ट डे जॉयल सोच में डूबा हुआ था। वो काफी सोचने के बाद डॉक्टर माया को कॉल करके पूछता है कि क्या स्क्रेजोफेनिया की बीमारी जेनेटिक है। फिर जहाँ माया उससे कहती है कि कुछ कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी। और साथ में वो उससे पूछती है क्या तुम मैसन की बात कर रहे हो, लेकिन वो उन्हें इग्नोर मारता है और फोन को कट कर देता है। फिर जब वो घर जाता है तो डिनर टेबल पे कैसी उसे ये बताती है कि उसे एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, जिसे सुनकर जॉयल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा वीक है और वो दूसरी बेबी सिटर अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ ही अगर उसने कोई बेबी सिटर नहीं रखी तो गवर्नमेंट उससे मैसन की कस्टडी छीन लेगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर जहाँ मैसन भी उस पर गुस्सा करने लग जाता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। कैसी काफी डर गई थी। जैसे ही वो जा रही होती है, वहाँ पे एक चेयर हिलती है
और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। कैसी काफी ज्यादा डर जाती है, वो वहाँ से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ फादर लैम्बर्ट उस एक्सॉर्सिज्म टेप को देखकर स्टडी कर रहे थे, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि डीमन एक्सॉर्सिज्म के दौरान बार बार एक वर्ड को रिपीट कर रहा था जो कि था इनमैनोफैगुली, लेकिन इसका असल मतलब उन्हें नहीं मालूम था। जहाँ उन्हें ये लग रहा था कि डीमन इस शब्द के द्वारा अपनी अगले शिकार के बारे में बता रहा है। जहाँ फादर उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं और वहीं घर में जॉयल जब न्यूज़पेपर में जॉब एडवर्टीजमेंट देख रहा था, जिससे कि वो एक अच्छी जॉब लेकर ज्यादा पैसे कमाकर न्यू बेबी सिटर रख सके, जिससे मैसन की कस्टडी उसी के पास में रहे। लेकिन तभी अचानक से मैसन के रूम का सारा सामान उड़कर गिरने लग जाता है। फिर जहाँ जॉयल इन सब चीजों के बारे में उससे पूछता है तो वो अलमीरा की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि ये सब एक डरावना से दिखने वाले क्रिएचर ने किया है। जॉयल बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जेनेटिक है और अब मैसन भी इसका शिकार बन गया है। और वो उसे कैमरा देता है ताकि वो भी हकीकत और भ्रम का पता लगा सके। फिर इसके बाद जॉयल डॉक्टर माया से मिलने जाता है, जहाँ वो बेबी सिटर की पेमेंट रिसिप्ट मांगती है और उसे पता चलता है कि कैसी बेबी सिटर का काम छोड़कर चली गई है। तो वो उसे 1 हफ्ते की मोहलत देती है ताकि वो नई बेबी सिटर रख सके और 1 हफ्ते बाद वो उसके घर जाकर चेक भी करेंगी। और वहीं दूसरी तरफ कैसी जब फादर माइकल से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बताते हैं कि रात को जॉयल और मैसन का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उसे उनके घर में कुछ अजीब सा भी महसूस हुआ था। जहाँ फादर लैम्बर्ट भी फादर माइकल के घर में ही मौजूद थे और वो उससे जॉयल के बारे में और ज्यादा जानकारी मांगने लग जाते हैं। फिर जहाँ कैसी उन्हें ये बताती है कि अपनी वाइफ को खो देने के बाद से जॉयल का नेचर पूरी तरह से बदल गया है। वो लोगों से कांटेक्ट नहीं करता है और उसे अकेला रहना ही अच्छा लगता है और साथ ही वो डरावनी और अजीब से दिखने वाली मूर्तियाँ भी बनाता है। साथ ही कैसी फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो जॉयल के घर जाकर एक बार उसको चेक कर ले। जहाँ फादर को भी समझ में आ जाता है कि डीमन का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि जॉयल ही है, क्योंकि वो एक स्कल्पचर है और उसे पत्थर और लकड़ियों की मूर्तियाँ बनाने का हुनर है। क्योंकि डीमन इनमैनोफैगुली वर्ड बार बार दोहरा रहा था और इसका यही मतलब था। वहीं दूसरी तरफ जॉयल जब मैसन के साथ था तो उसे फिर से वही शैडोज दिखने लग जाती हैं और साथ ही अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो वॉशरूम में जाता है और कैमरे से पिक्चर क्लिक करने लग जाता है, जहाँ एक खतरनाक सा क्रिएचर आता है और वो मैसन के रूम में चला जाता है। वही मॉर्निंग के टाइम में जब फादर लैम्बर्ट और फादर माइकल जॉयल के टाउन में जा रहे होते हैं उससे मिलने के लिए, तो फादर लैम्बर्ट को भी अजीब अजीब से क्रिएचर दिखाई देने लग जाते हैं। क्योंकि फादर लैम्बर्ट ने उस छोटी बच्ची का एक्सॉर्सिज्म जब किया था तो उनकी आत्मा का उस डीमन से सामना हुआ था, जिस कारण से उन्हें अब सारे डीमंस दिखाई देते हैं। और वो जैसे ही जॉयल के घर में पहुंचते हैं नॉक करते हैं, लेकिन जॉयल तो रात को ही हेलुसिनेशन के कारण बेहोश हो गया था। वो जैसे तैसे करके धीरे धीरे आने की कोशिश करता है बट वो स्टेयर से बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। जहाँ फादर माइकल गेट तोड़कर अंदर जाते हैं और वो जॉयल को उठाते हैं। वो लोग उसे बात करते हुए बताते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई है। जहाँ जॉयल फटाफट से भागकर अपने बेटे के रूम में जाता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है बट मैसन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जहाँ फादर उसे बताते हैं कि अब बैटन नाम का एक डीमन उन्हें वश में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉयल उनकी बातों पे यकीन नहीं करता। जहाँ फादर उसे आराम से सब कुछ समझाते हैं कि आज के टाइम में डीमन खुद को बीमारी और साइंस के रूप में छुपा कर रखता है, जिससे कि उसकी एक्सिस्टेंस लोगों को पता नहीं चल पाती है और वो विक्टिम पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, जिसे सिर्फ एक्सॉर्सिज्म ही काबू में कर सकता है। फिर जहाँ वो इस डीमन को खत्म करने के लिए 18 घंटे का वक्त मानते हैं, उनके साथ में डॉक्टर हॉकिन थी जो कि उनका मेडिकल इमरजेंसी में साथ देंगी। फिर जब डॉक्टर मैसन को चेक कर रही होती है वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही वो उसकी बैक साइड को चेक करती हैं वो दंग रह जाती हैं। वो पूरी तरह से शॉक में थी क्योंकि दोस्तों उसकी बैक साइड से लैटिन लैंग्वेज में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी और वो सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फादर वहाँ उन्हें ये बताते हैं कि ये 3rd स्टेज है, यानी कि द एसेंट स्टेज है, जिसमें डीमन पूरी तरह से होस्ट पर कब्जा कर लेता है और उसके कुछ मेजर साइन भी होते हैं, जैसे कि आंखों का घूमना, घटनाओं की भविष्यवाणी यानी कि फ्यूचर इवेंट प्रेडिक्शंस, साथ ही ऐसी भाषाओं का बोलना जिसका कि ज्ञान ही ना हो और दूसरी आवाजों में बात करना और चर्च के लिए ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग करना यानी कि उल्टा सीधा बोलना। कि तभी वहाँ पे
अचानक से सारे घर की लाइट्स ब्लिंक होने लग जाती हैं, जहाँ फादर माइकल नीचे आके सबको बताते हैं कि मैसन को होश आ गया है। और वो सब जैसे ही रूम में जाते हैं वो फिर से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मैसन अब रोमन लैंग्वेज में बड़बड़ा रहा था। जॉयल उसके पास जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो अचानक से उस पर हमला कर देता है। फिर जहाँ सब उसे बचा लेते हैं और वो बाहर जाकर इस टॉपिक पे बात करने लग जाते हैं। फादर कहते हैं कि डीमन इंसान पर जब बुरी तरह से कब्जा करने लग जाता है तो उसे सिर्फ एक्सॉर्सिज्म ही बचा सकता है। जहाँ वो जॉयल को एक्सॉर्सिज्म के लिए मना लेते हैं और वो भी तैयार हो जाता है। फादर माइकल एक्सॉर्सिज्म का सामान लेकर आते हैं और जॉयल से मैसन को बेड से बांधने के लिए कहते हैं, जहाँ उसे मैसन के साथ एक डरावना क्रिएचर बैठा दिखाई देता है और उसे फिर से हेलुसिनेशन आने लग जाते हैं। फादर लैम्बर्ट उसे होश में लेकर आते हैं और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें खुद पर और हम पर भरोसा रखना होगा, वरना ये एक्सॉर्सिज्म काम नहीं कर पाएगा। फादर लैम्बर्ट जॉयल को रूम के बाहर ही छोड़कर डॉक्टर हॉकिन और फादर माइकल के साथ में अंदर चले जाते हैं, ताकि डीमन बहला फुसलाकर जॉयल को डिस्ट्रैक्ट ना करे। वहीं बाहर जॉयल को घर में फिर से क्रिएचर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसका सामना एक क्रिएचर से होता है जो कि इसका कैमरा ले जाता है। वहीं मैसन एक्सॉर्सिज्म के दौरान फादर माइकल पे खून की उल्टी कर देता है। फिर माइकल नहाने के लिए जाते हैं और जॉयल उनके कपड़े सुखा रहा होता है, जहाँ डॉक्टर माया अचानक से आ जाती है, जो कि मैसन को चेक करने के लिए आई थी, क्योंकि जॉयल को दिया हुआ 1 हफ्ते का वक्त आज खत्म हो गया था। जहाँ वो माया को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, साथ ही वो उसे मैसन की प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है और ये कहता है कि वो एक प्रीस्ट के साथ में है। और डॉक्टर माया वहाँ पे समझ जाती है कि मैसन पर एक्सॉर्सिज्म चल रहा है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और गेट नॉक करती है, बट कोई भी गेट नहीं खुलता। जहाँ जॉयल की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और वो उससे उसकी मेडिसिन के बारे में पूछती है, क्योंकि वो अपनी मेडिसिन बहुत टाइम से नहीं ले रहा था और इसलिए वो उसकी मेडिसिन लेने उसके रूम में जाती है। वहीं एक्सॉर्सिज्म के दौरान फादर लैम्बर्ट के पेट पे चोट लग जाती है और फादर माइकल भी घायल हो जाते हैं। फिर जहाँ वो बाहर आते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि द एसेंट का समय हो गया है। वहीं डॉक्टर माया मैसन के रूम में आकर ये कहती है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। जहाँ फादर लैम्बर्ट फिर से एक्सॉर्सिज्म करने के लिए रूम में जा रहे होते हैं, वहीं जॉयल डॉक्टर माया से मिलता है, जहाँ वो उसे मेडिसिन दिखाकर पूछती है कि तुमने इन्हें क्यों नहीं लिया, और वो उसे समझाते हुए कहती है कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, अपने और मैसन को बचाने के लिए। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का खेल है, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें खुद को मुझ पर समर्पण करना है, मतलब डॉक्टर माया पे विश्वास करके खुद को पूरी तरह से उसे सौंपना है। जॉयल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, वो वैसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही फादर लैम्बर्ट कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कि तभी जॉयल की अचानक से आंख खुलती है और वो भागते हुए मैसन के रूम में जाता है, जहाँ वो देखकर तंग रह जाता है, चादर हटाता है और वो शॉक में हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे मैसन नहीं बल्कि खुद जॉयल की ही बॉडी पड़ी हुई थी। जहाँ वो घर में फादर लैम्बर्ट, माइकल और डॉक्टर हॉकिन को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता। और यहाँ मूवी का रहस्य खुलता है, प्लॉट रिवील होता है, जहाँ ये पता चलता है कि मैसन कभी पजेस था ही नहीं बल्कि जॉयल था और उस पर ही एक्सॉर्सिज्म चल रहा था। शैतान उस पर इतना हावी हो गया था कि वो रियलिटी को समझ ही नहीं पा रहा था और यही कारण था कि जब एक्सॉर्सिज्म के बीच में फादर बाहर आए थे तो वो जॉयल से बात नहीं कर रहे थे और ना ही उसकी तरफ देख रहे थे, बल्कि वो तो सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे फादर माइकल और डॉक्टर हॉकिन के लिए। और साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि वो बार बार जॉयल से पूछ रहे थे कि क्या वो एक्सॉर्सिज्म के लिए रेडी है, क्योंकि एक्सॉर्सिज्म तो उसी पे होने वाला था और स्कल्पचर भी जॉयल ही था, मूर्तिकार का हुनर उसी के पास में था। जो भी क्रिएचर वो मैसन के पास में देख रहा था वो सब डीमन एबॉर्टन द्वारा ही क्रिएट किया गया था। सब कुछ सच का पता लगने के बाद जॉयल बुरी तरह से टूट जाता है, जहाँ डॉक्टर माया आती है और गाइस यहाँ पे डॉक्टर माया ही डीमन एबॉर्टन है जिसने उस पर कब्जा करके रखा हुआ था। वो गुस्से में आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, बट स्टिल इन सब में वो खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। जहाँ वो मैसन के बारे में माया से पूछता है और वो कहती है कि वो खुद ही अपनी किस्मत को डिसाइड करेगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ मैसन अपने डैड को याद कर रहा होता है और वो काफी अकेला पड़ चुका था और एक लेडी इसके पास आकर बैठती है और उससे बात करने लग जाती है। एंड गाइस यही इस मिस्ट्री हॉरर मूवी का भी द एंड हो जाता है।